हेलो फ्रेंड्स, बीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। विष्णु सर जीएस में। आज लॉकडाउन के चलते एक नया काम स्टार्ट करना चाहता हूं, जो कि ऑनलाइन बीएससी क्लास हो गई हमारी। इससे पहले मैं बहुत ऑफलाइन क्लासें पढ़ाया भी हूँ मैं, और हमारी यह पहला वीडियो भी है। और हम जानते हैं कि पहले वीडियो में कोई काम करने में हिचकिचाहट भी होती है, तो उसके लिए जैसा भी होगा कमेंट्स करिएगा। फिलहाल आते हैं और देखते हैं। छोटे छोटे टॉपिकों में बहुत सारे जीएस के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। हालांकि जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो वनडे एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पीडब्ल्यूएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में जो क्वेश्चन आए हैं या आते हैं या आने की संभावना है, वो सब के सब यहाँ पर क्रैक किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले छोटे वीडियो बनाएंगे, फिर धीरे धीरे बड़े वीडियो भी आपको मिलते चले जाएंगे। काफ़ी कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें दी जाएं, जो कि आपके मार्गदर्शन में शामिल है। जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है। उसमें मैं जो स्टार्ट करूंगा उसमें सभी चीज़ें, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो और करंट अफेयर्स, ये जितनी भी चीज़ें जो भी हमसे बन पाएगा उस सब चीज़ों को एक साथ लेकर के चलेंगे। टॉपिक छोटा लेकिन काम ज़्यादा। तो देखते हैं, एक टॉपिक डालते हैं। इतिहास जानने के स्रोत में अक्सर क्वेश्चन आता है कि विदेशी यात्रियों का या विदेशी लेखकों के द्वारा, भारतीय पुरातत्व के द्वारा और भारतीय लेखकों के द्वारा इन तमाम चीज़ों से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन उसमें से छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर के हम चलेंगे। जैसे पहला टॉपिक छोटा टॉपिक होगा, बहुत ही छोटा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी आपको, जो कि आपके पेपर से संबंधित होंगी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि भारत में चीनी यात्रियों का आगमन। भारत में चीनी यात्रियों का आगमन जो भी आए हैं, उन सबसे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम ध्यान दें, अगर हम देखें कि चीनी यात्री कब आए, कौन कौन से लोग आए, क्या क्या किए, उनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत सारे आए हुए हैं और आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। और इनका कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि कौन कौन से चीनी यात्री आए हैं, क्रम के साथ साथ क्या कार्य किए हैं, वो भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि चाहे फायान हो, चाहे वंशांग हो, चाहे सिंह हो, चाहे सुतसिंह हो, ये चार हैं जो कि चीनी यात्री भारत में आए, जिनसे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल से संबंधित ये चीनी यात्री भारत में आगमन किए हैं। तो वहाँ से हम ट्रिक वाइज भी पढ़ाएंगे आपको, हम ट्रिक वाइज पढ़ाएंगे और ब्रॉड पोर्शन में पढ़ाएंगे। धीरे धीरे अगर ऐसे ही चलता है सेशन, तो आपको पीसीएस के बड़े क्लास में भी आपको मिलने लगेंगी और टॉपिक वाइज मिलेगी आपको। धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज आपको मिलेगी। जैसे अगर प्राचीन इतिहास स्टार्ट होगा तो प्राचीन इतिहास के पाषाण काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद से आपका मौर्य काल, जो भी मगध के हैं 16 महाजनपद हैं जो भी हैं, ठीक है। मौर्य काल होगा, जैसे कि हसीन मौजूद से टॉपिक ट्रिक बनता है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है, शुंग वंश और कंड वंश, आंध्र सातवाहन वंश। इस तरह से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी ट्रिक वाइज से। तो देखते हैं कि चीनी यात्री कौन कौन से हमारे यहाँ आए भारत में, उनकी एक ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं चीनी यात्रियों का भारत में आगमन। चीनी यात्रियों का
भारत में आगमन, चीनी यात्रियों का भारत में आगमन। तो ट्रिप बनेगी, कैसे बनेगी देखते हैं। पहले कुछ बातें कर लेते हैं ऐसे ही। जैसे पहले कोई भी किसी भी देश में जा सकता था, आ सकता था, कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन अब अगर किसी देश में जाएं हम बगैर वीजा पासपोर्ट के, तो क्या होगा? फांसी दे दी जाएगी। क्या होगा? फांसी दे देगी। तो यही से ट्रिक बन जाता है फांसी हुई। क्या ट्रिक बनेगा? फांसी हुई। बस ये हो गया आपका ट्रिक, फांसी हुई। फांसी हुई से क्रम वाइज भी चीनी यात्रियों का आगमन क्रम भी है और इससे संबंधित बातें भी हम देखेंगे। तो फा से हो जाएगा फायान, सा से हो जाएगा सुत्सिन, हु से हो जाएगा वेंसांग, ई से हो जाएगा इत्सिन। ये है ट्रैफिक। फा से हो जाएगा फायान, सा से हो जाएगा सुत्सिन, हु से हो जाएगा वेंसांग, वेंसांग, ई से हो जाएगा इत्सिन, इस हो जाएगा इत्सिन। ये क्रम भी है, क्रम भी है, क्रम भी है। कभी कभी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि चीनी यात्रियों का क्रम लगाइए, चीनी यात्रियों का भारत में आगमन का क्रम लगाइए। कभी ए बी सी डी ऐसे करके दे देता है, इनको क्रम से लगाइए। तो क्रम से आप लगा सकते हैं। फायान आया है, फिर सुत्सिन आया है, फिर वेंसांग आया है, फिर इत्सिन आया है। वनडे एग्जाम में ग्रुप डी वगैरह में क्वेश्चन बन जाता है यही से ही कि भारत में प्रथम चीनी यात्री कौन आया, वहां से बन जाएगा फायान। मुद्दा बनता है कि पीसेस में कि चीनी यात्री भारत में क्यों आए। तो चीनी यात्री भारत में आए किस लिए आए? बौद्ध की जानकारी के लिए। किसके आए? बुद्ध की जानकारी के लिए भारत में आगमन हुआ है। तो आगमन क्यों हुआ है, क्यों आए, क्यों आए, उसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध की जानकारी एकत्रित करने के लिए, ये बन जाएगा। ये आपका आ जाएगा इसी में ही, बौद्ध जानकारी एकत्रित करने के लिए, या आ जाएगा बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बौद्ध शिक्षा या अध्ययन करने के लिए। सीधी बात, अध्ययन करने हेतु भारत आए ये जितने भी चीनी यात्री हैं। तो जब फायान आया है, फिर सुत्सिन आया है, फिर वेंसांग आया है, फिर इत्सिन आया है, हम क्रमवार के बारे में भी अध्ययन करते हैं। फायान, अगर हम फायान का देखें तो फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके बहुत सारे नाम मिल जाते हैं, देवराज, देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, शक्कारी या शकारी, बहुत सारे नाम मिल जाते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जो कि गुप्त वंश में चौथे या पांचवें नंबर का शासन होता है। चौथे या पांचवें में बात ये आ जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें ब्रह्मगुप्त, जो गुप्त वंश की स्थापना किया था 286 ईस्वी में। ब्रह्मगुप्त के बाद आता है घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुषाणों की जो गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, कुषाणों के सामंत थे। सामंत का तात्पर्य क्या होता है? सामंत का मतलब होता है कि जो भी पैसे पाते थे, लगान वगैरह जो भी चीजें थी उस समय, कृषि कर जो भी थे, वो कहीं कहीं कुषाणों को देते थे। कुषाण ये वही कुषाण है जो कि चीन से आए थे हमारे। तो सामंत थे, चाहे वो ब्रह्मगुप्त रहा हो, चाहे घटोत्कच रहा हो, वो सब के सब, उस बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं और जो दिन राजा होते हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं कुषाणों को ही कर देते थे, जिनको उनको गुप्त जो शुरुआती में जो शासन थे, वो उनकी जो उपाधियां थी, वो उपाधि बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इसे पता चलता है कहीं ना कहीं जो गुप्त वंश था वो शुरुआती में कुषाणों का ही सामंत था। लेकिन धीरे धीरे जब चंद्रगुप्त प्रथम बनता है, चंद्रगुप्त प्रथम, तो वो महाराजा धीराज की उपाधि लेता है। इसलिए प्रतीत होता है कहीं ना कहीं अब वो कुषाणों को कर नहीं देता था, इसलिए गुप्त वंश को वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम
के बाद आपका उसी का पुत्र होता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद आपका आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये मामला होता है 399 ईस्वी का, 399। 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाह्यान भारत आया, जो कि पहला चीनी यात्री होता है। तो हम देखेंगे कब कब कैसे कैसे आए। तो 399 ईस्वी ये भी पूछ लेता है कब आया है, तो 399 ईस्वी में आया है। किसके समय आया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह लो, विक्रमादित्य इसकी उपाधि है, या इसको चंद्रगुप्त द्वितीय कह लो। इसके बहुत सारे अन्य नाम मिल जाते हैं। अन्य नाम में जैसे हमने आपको बताया था, देवगुप्त कह लो, इसको देवराज कह लो, देवश्री कह लो, परम भागवत कह लो, सक्कारी कह लो या सकाई कह लो, तो मिल जाते हैं। देखते लिखते हैं अन्य नाम क्या बताया मैंने आपको, देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, इसी के नाम मिलते हैं सकारी या शक्कारी, शक्कारी इसी के नाम मिलते हैं इसके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से अगर हम क्वेश्चन और जोड़ना चाहें तो क्या जुड़ सकता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहला ऐसा भारतीय शासक होता है, महान शासक, जिसके समय में 9 रत्न थे। कौन थे? 9 रत्न। तो इसी के समय 9 रत्न थे। 9 रत्न में कालिदास, वारामिहिर और अमर सिंह, ऐसे बहुत सारे जो कि अपने अपने में महारत हासिल किए थे। 9 रत्न इसी में से। अगर मध्यकालीन इतिहास में कहा जाता है तो अकबर के समय, अगर दक्षिण भारत में शासन कहा जाता है तो कौन होता है? कृष्णदेव राय। कौन होता है? कृष्णदेव राय। तो अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, सरकारी इसी के समय में थे। अच्छा, फाह्यान से बातें कर लें थोड़ा सा, हम आगे बढ़ते हैं। सुखसिंह और फिर ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग बारे में। फाह्यान, फाह्यान क्यों आया है? तो बहुत की जानकारी के लिए, ये फाह्यान क्या है भैया? तो पहला चीनी यात्री है। फाह्यान क्या है? पहला चीनी यात्री है जो कि भारत आया है। फाह्यान, फाह्यान ने एक पुस्तक लिखी, उसका अध्ययन किया, लगभग 414 ईस्वी में हमारे यहाँ से भारत से गया है। तो फाह्यान ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है फू यू की। जल्दी मिलता नहीं है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। फू यू की, ये क्या है? इसकी बुक का नाम है, फू यू की। फाह्यान जब यहाँ से गया तो चीन में राजा के सामने एक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। उस पुस्तक का नाम था ए रिकॉर्ड ऑफ द विजडम रीजन। ए रिकॉर्ड ऑफ द विजडम रीजन। बहुत सारी चीज़ों को, भारतीय जो सिस्टम थे उन सब सिस्टम के बारे में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, इन सभी के बारे में जानकारी देता है। चीन में जाकर के वहाँ से अध्ययन करके वहाँ से चला जाता है हमारे यहाँ से। फाह्यान से इतने क्वेश्चन अभी तक बने हैं, इतने क्वेश्चन काफ़ी सुन देख लेते हैं। हम जितने भी देखेंगे, कभी कभी सन पूछ लेता है और कभी भी पूछ लेता है ये कब आए। तो 399 ईस्वी, यानी कि ये लगभग 5वीं सदी में, यदि 5वीं सदी में आया है भारत। सुतसिंह का देखें हम, सुतसिंह, इसके बाद सुतसिंह आया है। सुतसिंह का कुछ नहीं पूछता है, 100 का छोड़ देंगे हम। 399 है तो लगभग 499 500 लगभग में आया है। ह्वेनसांग क्वेश्चन ज़्यादा आता है अमूमन। ह्वेनसांग लगभग 640 ईस्वी में ह्वेनसांग जब आया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसको हम कह सकते हैं शुरुआत में 7वीं सदी में ये आया है, 7वीं सदी में, 7वीं सदी, या अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 640 ईस्वी, 640 ईस्वी। किसके समय आया? ये क्वेश्चन पूछता है। ह्वेनसांग चीनी यात्री किसके समय आया? तो इसके समय आया है हर्षवर्धन। किसके समय आया है? हर्षवर्धन। उसमें राजा कौन थे हमारे यहाँ? हर्षवर्धन। वर्धन होते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को एक नाम और मिलता है किताबों में, शिलादित्य। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका अन्य नाम है शिलादित्य। क्या नाम मिलता है? शिलादित्य। हर्षवर्धन नाम मिलता है शिलादित्य। ह्वेनसांग जब भारत आता है, ह्वेनसांग जब भारत आता है, हर्षवर्धन के अन्य नाम मिलते हैं, जैसे हमने बताया शिलादित्य। हर्षवर्धन ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। इसी पुस्तकें हैं। इसमें पुस्तक लिखा है रत्नावली,
नागानंद और प्रियदर्शिका, इनमें सबसे पहले पॉइंट प्रियदर्शिका है। हर्षवर्धन अपने समय का विद्वान भी था और अच्छा राजा भी था। हर्षवर्धन के समय जब हुएनसांग आया, हुएनसांग एक पुस्तक है जिसमें जिक्र किया गया है कि हर्षवर्धन बहुत बड़ा दानी भी था। हर्षवर्धन हर 5 साल बाद महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रयागराज में। प्रयागराज वर्तमान प्रयागराज है, इससे पहले इलाहाबाद था। वहां पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ये बता रहा है हुएनसांग, इसकी पुस्तक है सी यू की, जिसमें बताया उसने हर 5 साल बाद ये महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिसमें अपना सर्वस्व दान दे देता था। कौन? हर्षवर्धन। देखते हैं, तो हमने बताया हुएनसांग की एक बुक है जिसका नाम क्या है? सी यू की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी यू की इसकी पुस्तक है, हुएनसांग की पुस्तक। कब आया? 7वीं सदी में आया, 640 में किस समय आया? हर्षवर्धन समय आया। अन्य नाम क्या है? शिलाज। पुस्तक क्या है इसके? हर्षवर्धन की रत्नावली है, नागानंद है, प्रियदर्शिका है। तो इसने बताया क्या कि हर्षवर्धन हर 5 साल बाद महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, ऐसा जिक्र सीयूकी में किया गया है। और सीयूकी में ही ऐसा बताया है कि हर्षवर्धन के बगल में खड़ा होकर के हुएनसांग ने इस चीज को देखा भी है कि हर्षवर्धन हर 5 साल बाद अपना सर्वस्व दान दे देता था। कहां पर? प्रयागराज, इलाहाबाद। तो हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था कितने साल बाद? हर 5 साल बाद। हर 5 साल बाद, 5 साल में एक बार महामोक्ष परिषद कहाँ करता था? स्थान क्या है? प्रयागराज, इलाहाबाद। अगर कहा जाए, यही जोड़ते हैं और थोड़ा सा, इलाहाबाद के स्थापना किसने किया था? इलाहाबाद नामकरण किसने किया था? इलाहाबाद नामकरण किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। अकबर नाम रखा था, प्राचीन नाम भी प्रयागराज था। आगे चलकर के योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद नाम बदल के फिर से प्रयागराज कर दिया है। इत्सिंग का देखें तो इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में इत्सिंग भारत आया है। 7वीं सदी के अंत में, 640 है तो लगभग 699 ईस्वी में इत्सिंग लगभग आया। ये हो गए भारत की यात्रा, तो भारत में आ गए। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हुएनसांग से, बहुत सारी बातें होंगी। सीयू की इसकी बुक है, ठीक है। तो थोड़ा सा हुएनसांग के थोड़े से अन्य नाम मिलते हैं कभी कभी, उपनाम। जैसे नीतियों का पंडित किसे कहा जाता है? शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? जैसे यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हुएनसांग से। वो सब के सब यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित, शाक्य मुनि, ये सब के सब मिल जाते हैं। इसको हुएनसांग को कहा जाता है। बस मिल जाते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। इनसे क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, और क्या कहा जाता है भैया? शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, और क्या कहा जाता है? नीतियों का पंडित, नीतियों का पंडित। ये 3 उपनाम। वर्तमान शाक्य मुनि कह लो, ज्यादा बेटर रहेगा। शाक्य मुनि, ये जो शाक्य शब्द आता है ये जैन धर्म का शब्द है। शाक्य का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। अगर हम शाक्य की बात करें, शाक्य का अर्थ होता है शक्तिमान, शक्तिमान। तो यही से हम जोड़ेंगे शक्तिमान से, थोड़ा साइंस से चलते हैं। शक्तिमान योगी कौन था? जब चैनल चलते थे, रेशम जी ने हिलाया जाता था, शक्तिमान चलता था पहले सीरियल, और फिर चल रहा लॉकडाउन में। तो शक्तिमान का विरोधी था किल्बिच। कौन था? किल्बिच, अंधेरा टाइम है। तो शक्तिमान विरोधी किल्बिच था। तो शक्तिमान किल्बिच से एक टिक बन जाएगा किल्बी, किल्बी टिक बन जाएगा किल्बी। और किल्बी ने खोज किया था किसका भैया? किसी खोज किया था? सिलिकॉन का। सिलिकॉन धातु खोज करता कौन थे? किल्बी। इतिहास क्वेश्चन में छोड़ देते हैं हम। तो शक्तिमान से मिल जाएगा किल्बी, याद कर लीजिएगा, ट्रिक है किल्बी। और किल्बी खोज करता है इसके भैया? तो सिलिकॉन के। सिलिकॉन एक धातु है, सिलिकॉन खोज करता है।
ऐसे पढ़ते हैं ना, ठीक है। सिलिकॉन, अब सिलिकॉन से क्वेश्चन अगर जोड़ना चाहें तो क्या जोड़ सकते हैं सिलिकॉन से? विश्व की सबसे बड़ी सिलिकॉन वैली कहाँ है? वैली मतलब घाटी कहाँ है? कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। अगर कहा जाए भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, और किस नेतृत्व पर है? वृषभावती नेतृत्व है। किस नेतृत्व पर है? वृषभावती नेतृत्व पर है। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो कि किस नेतृत्व पर है? वाशिंगटन डीसी की नेतृत्व पर है पोटो मैग्नेट, किस नेतृत्व पर है? पोटो मैग्नेट। और वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन में ही हेडक्वार्टर है विश्व बैंक का और वर्ल्ड बैंक का, दोनों का हेडक्वार्टर है कौन सा? वाशिंगटन डीसी। अच्छा, कैलिफोर्निया भी हेडक्वार्टर है किसका है? गूगल का भी है, फेसबुक का भी है। देखते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन जोड़ देते हैं। सिलिकॉन, अगर हम कहें विश्व की सबसे बड़ी कहां पर है? एक बात, दूसरी भारत की कहां पर है? तो विश्व सबसे बड़ी कहां बताया? कैलिफोर्निया। कहां बताया भैया? कैलिफोर्निया, यूएसए पड़ता है। भारत क्या बताया? बेंगलुरु। ये कहां पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है, ठीक है। बेंगलुरु किस नदी पर है? कौन सी नदी है भैया? तो नदी है वृषभावती नदी। कौन सी है? वृषभावती नदी, कर्नाटक में है। कैलिफोर्निया से कुछ और बन सकता है कि उन्होंने किसका हेडक्वार्टर है? तो कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है गूगल का, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, लैरी पेज करके इसके सामने दिए थे। दूसरा किसका है? फेसबुक का। फेसबुक इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1998 में। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 2004। कब हुआ है? 2004 में। और फेसबुक क्वेश्चन बन जाता है इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर लैरी पेज हो गए। इसके फाउंडर कौन है भैया? मार्क जुकरबर्ग। इसके फाउंडर कौन हो गए? संस्थापक कौन हो गए? मार्क जुकरबर्ग। और मार्क जुकरबर्ग से क्वेश्चन बन जाएगा कि वर्तमान में विश्व के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इसका क्वेश्चन बन जाएगा विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति। तो प्रथम कौन है? प्रथम जेफ बेजोस है, और दूसरे कौन है? बिल गेट्स। दूसरे कौन है? बिल गेट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ से हम मिटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से जोड़ते हैं। बहुत कंफ्यूज करता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, थोड़ा सा उनको क्लियर कर देते हैं। ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं है और बहुत दिक्कत करता है कि फिर ये कब, कैसे, कहाँ, कब थे। उनको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर हम। जैसे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, ये कौन है? अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, जैसे मैंने आपको बताया गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको बता ही चुके हैं, उसको देवश्री, देवगुप्त, सकारी और परम भागवत अन्य नाम भी उसको मिलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखते हैं। एक नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, एक नाम मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम, और एक नाम मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसे बोलते हैं विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य उसकी उपाधि है। चंद्रगुप्त मौर्य से अगर बात करें, ये मौर्य वंश का संस्थापक है। कौन सा है? मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य संस्थापक है। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था? नंद वंश। उससे पहले कौन सा था? तो एक ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक देखते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा जनपद था मगध। जब हम उत्तर वैदिक काल को समाप्त करके उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो एक बौद्ध धर्म पुस्तक है आगुत्तर निकाय। हालांकि भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ का पुस्तक है उसमें भी जिक्र मिलता है महाजनपदों का, लेकिन स्पष्ट तौर पर बौद्ध ग्रंथ है आगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया। तो 16 महाजनपदों से जनपद था मगध। मगध जो कि बिहार के राज्य में है। मगध प्राचीन नाम बिहार का मगध ही था और आगे चल करके बिहार के नाम से जाना गया। तो अगर हम उसमें देखें वंशजों की बात, तो वंशज की ट्रिक बनती है हसन मौसू काम। अगर हम बात करें
मगध वंश के वंश की बात करें तो वंश में एक भी बन जाएगा क्या, हसीन मौसुकान, हसीन मौसुकान, हसीन मौसुकान। यहाँ से ठीक बन जाएगा, एक क्रमवार भी उनके वंश भी होंगे और पूरे गुप्त काल तक ये ऐसा चलता रहेगा। बीच में विदेशी आक्रमण होगा, हिंद, यमन, पहलव और कुषाण इन सब का आक्रमण होगा, देखेंगे हम। तो हाथ से हो जाएगा आर्य वंश, सा से हो जाएगा शिशुनाग वंश, ना से हो जाएगा नंद वंश और मा से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश, का से हो जाएगा कर्ण वंश, कण्व वंश और घा से हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश। इस तरह का क्वेश्चन जोड़ना चाहे बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, जल्दी खत्म करते हैं। इसे जो नंद वंश ये पहला दलित वंश है, भारत का पहला दलित वंश, भारत का पहला दलित वंश। भारत का दलित वंश कौन सा था? नंद वंश। नंद वंश का अंतिम राजा घनन को हरा करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया है। ये एक क्रम भी है, आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया है किसके सानिध्य में? तो कौटिल्य कहे, विष्णुगुप्त कहे या चाणक्य कहे के सानिध्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। इसको मार करके, घनानंद को मार करके नंद वंश की समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किया। इसने चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा कौन थे? मौर्य वंश का संस्थापक होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। चलो प्रथम कौन है? हमने आपको बताया ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, गुप्त वंश का वास्तविक हो गया, महाराजा धीराज को प्राप्त करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसी जोड़ना चाहें कि मौर्य वंश की जानकारी पुराणों से, पुराण लोमाहर्षा और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा ने मिलकर के पुराणों की स्थापना की था। पुराणों की संख्या कुल 18 है। उन 18 पुराणों में 3 पुराण हमको ध्यान रखना है। एक है विष्णु पुराण, एक है वायु पुराण और एक आपको मिलेगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम माना जाता है और सबसे साक्ष्यगर भी माना जाता है। तो पुराणों से प्राप्त होता है कुछ वंशों के बारे में जानकारी। जैसे अगर हम जोड़ना चाहें तो मौर्य वंश, जैसे जोड़ना चाहें मौर्य वंश। मौर्य वंश का संबंध किस पुराण से? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौर्य वंश का संबंध है विष्णु पुराण से। किससे है? विष्णु पुराण से। अगर बात करें आंध्र सातवाहन वंश किस पुराण से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश संबंधित है मत्स्य पुराण से। किस संबंधित है? मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण ये क्या है? सबसे प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण है। बहुत पूछता है प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। एक और बनता है यहीं से गुप्त वंश से संबंधित, कि गुप्त वंश से संबंधित कौन सा पुराण है? तो गुप्त से संबंधित है वायु पुराण। गुप्त वंश से संबंधित कौन सा पुराण है? वायु पुराण। अगर आप बातें करें, जैसे हमने बताया पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। तो प्राचीन कौन सा हो गया? मत्स्य पुराण। ठीक है, इसके संकलनकर्ता कौन है? लिखा किसने है? इसके संकलनकर्ता है लोमाहर्षा और उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमाहर्षा और प्लस उग्रश्रवा ये इन्हीं के पुत्र हैं। तो कभी कभी लोमाहर्षा पूछ लेता है, कभी कभी उग्रश्रवा पूछ लेता है, या कभी पूछ लेता है पुराण की संख्या कितनी है, या पूछ लेता है तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है, पूछ लेता है कि मौर्य वंश में कौन सा पुराण है, गुप्त वंश में कौन सा पुराण है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे नाम मिल जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रथम अगर विदेशी यात्री की अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा? जिसने इंडिका पुस्तक लिखी। किसने लिखा था इंडिका पुस्तक? इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेघश्री।
लिखा था? मेगास्थनीज। वेरी गुड, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी आया था, उनका शादी हुई थी चेरलन्ना से। उनके समय एक सपनी आया था जिसका नाम क्या था? नरकाया। इनका पुस्तक लिखा था, किसने लिखा था? किसने लिखा था? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का संबंध इससे है, इसकी बुक है इंडिका, बहुत फेमस बुक है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य वंशज का है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे नाम मिल जाते हैं क्योंकि ईरान से आया है, ऐसी बात है बहुत सारे नाम मिलेंगे इसके अन्य नाम बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे अगर नाम देखें इसको एंड्रोकोप्टस, सिंड्रोकोप्टस, वृषण या एंड्रोकोप्टस या एंड्रोकोटस भी नाम मिलते हैं। इसके अन्य नाम मिल जाते हैं। क्या क्या मिल जाते हैं अन्य नामों में? जैसे हम देखें तो एंड्रोकोप्टस जैसे सेंड्रोकोप्टस जैसे वृषभ, इसके अन्य नाम मिल जाते हैं किसके? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो आज इतना ही, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। लेकिन जो भी एक टॉपिक है इससे संबंधित अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे आपको बताए गए। और ऐसे ही आपको धीरे धीरे दिन प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे। बहुत मेहनत से वीडियो अपलोड होता है। वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए, जो भी आपके विचार में हो वो दीजिएगा। और टॉपिक जल्द से स्टार्ट होगा। आप जो भी कहेंगे वही टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे यूपी स्पेशल का हो। करंट अफेयर इन्हीं के साथ में आपको दिया जाएगा। करंट अफेयर अगर जोड़ना चाहें तो बहुत सारे जोड़ सकते हैं। जैसे फेसबुक हमने बताया कि मान लीजिए अभी हाल में तीसरे नंबर के विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने। फेसबुक ने ही बांग्लादेश में अपने एक सिस्टम का आविष्कार किया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन फेसबुक से आपको मिलते रहेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है छोटा टॉपिक, बड़ा भी बनाया गया है इसको ऐसे जोड़ करके। तो साथ ही साथ हमने कोशिश किया है कि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का टॉपिक ही था, उसी में ही यूपी स्पेशल जितने जो भी हमसे बन पाएगा वैसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे नियमित रूप से। और अगर आप कहेंगे मैं एक सेशनल रूप से आपका क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जब आप कहेंगे ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी में जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, फिर इंडियन, फिर वर्ल्ड, उसी प्रकार से आपका फिर एग्रीकल्चर, फिर उसी में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़ाई जाएगी। फिलहाल धन्यवाद।